हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, और इसमें जो हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक हैं वो है गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद में गाउस लॉ आ जाएगा, और गाउस लॉ से रिलेटेड उसके जो एप्लीकेशन है, अलग अलग या डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला या जो टेक्निक हमें गाउस लॉ से मिलती है उसका एप्लीकेशन हम वहाँ पर देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया एलिमेंट वेक्टर, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया proportional to the magnitude of the electric field। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था उस समय हमने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। हमने बताया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं किसी पर यूनिट एरिया से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द टोटल नंबर ऑफ lines penetrating the surface is proportional to the product E। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमने एक सरफेस लिया है जिसका एरिया कितना है A। जो सरफेस हमने लिया है उसका एरिया कितना है A, और इस सरफेस को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो ये क्या है यहाँ पर? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूज किया है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो हमने सरफेस यूज किया है, सरफेस का जो ओरिएंटेशन है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। जो सरफेस का प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि इस सरफेस के पर यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, या इलेक्ट्रिक फील्ड ई के मैग्नीट्यूड को। मतलब number of field lines per unit area gives the magnitude of electric field E। So the total number of field lines passing through this total area A, तो वो टोटल एरिया A से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? तो इसको लिख सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कहाँ से पास होने वाली? एरिया ए से पास होने वाली। तो वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि ई इंटू टोटल एरिया ए। तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटी है ई ए, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग ए सरफेस ऑफ एरिया ए। ये जो नंबर आता है ये हमें क्या देता है? दिस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सरफेस एरिया ए परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही जो नंबर हमारे पास में आया है, या ये जो प्रोडक्ट आया है ई और ए का, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो मैथमेटिकली इसका सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? फाई। तो इसको हम बोलते हैं फाई, और इसके सबस्क्रिप्ट में लगाया हुआ है ई, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आगे चल के हम एक क्वांटिटी और पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें फाई बी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा है? फाई ई। और ये फाई ई किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू एरिया ए। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हमने लिखा था लास्ट स्लाइड में कि ई ए क्या है? ई ए क्या है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines passing through the area
ए पासिंग थ्रू एरिया ए। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए, ये क्या है ई ए, और इसी को ही क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग सम सरफेस। तो कोई भी सरफेस आपको दिया गया है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया। ओके, तो इसको मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड में कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू ए। यहाँ पर हमने ये बात मेंशन की है कि जो एरिया है या जो सरफेस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये हमें यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है कि जो हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो किसके लिए लिखा है, ऐसी सरफेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, इफ द सरफेस अंडर कंसिडरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर। यानी कि अगर जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस केस में जो फील्ड लाइंस जो सरफेस से पहले पास होनी थी अब वो क्या होंगी, कम होंगी। जैसे कि उसको आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट करने से क्या होगा कि जो पहले फील्ड लाइंस पास हो रही थी उनकी संख्या उसमें से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एरिया हमारे पास में दिया हुआ है, ये कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। ये हमने कुछ जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये एरिया एलिमेंट जो है वो थीटा एंगल पर दिया हुआ है। और अगर हम इसका एरिया एलिमेंट का जो प्रोजेक्शन देखें तो प्रोजेक्शन इसका क्या आता है, ए परपेंडिकुलर लिखते हैं उसको, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कौन सा, ए परपेंडिकुलर, इससे पास होने वाली जितनी फील्ड लाइंस हैं वो सब इस टिल्टेड एरिया से क्या होती हैं, पास होती हैं। टिल्टेड एरिया का एरिया कितना है, टिल्टेड सरफेस का एरिया कितना है, कैपिटल ए, और जो परपेंडिकुलर सरफेस है उसका एरिया कितना है, ए कॉस थीटा, और उसको हम किससे लिख रहे हैं, ए परपेंडिकुलर से। तो जितनी फील्ड लाइंस ए परपेंडिकुलर में एंटर हो रही हैं, ए परपेंडिकुलर से पास हो रही हैं, उतनी ही फील्ड लाइंस इस टिल्टेड सरफेस से भी क्या हो रही है, पास हो रही है। इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज फाई इक्वल्स टू फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू, अब एरिया जो है इफेक्टिव एरिया क्या हो गया वहां पे, ई ए परपेंडिकुलर। ऐसा बोल सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर सरफेस ए परपेंडिकुलर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए परपेंडिकुलर, और ये ए परपेंडिकुलर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस टिल्टेड सरफेस, यानी कि ई ए कॉस थीटा। इन जनरल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं हम पाई ई इक्वल्स टू, जैसा हमने पहले तो लिखा था सिंपली मैग्नीट्यूड ई इंटू ए। उस केस में एरिया या सरफेस जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, अगर परपेंडिकुलर नहीं होता है तो इन दैट केस ये क्या लिखा जाता है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा क्या हो जाता है, थीटा क्या हो गया कि जो परपेंडिकुलर के साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके साथ में ये जो सरफेस है जितना टिल्ट हुई है वो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम थीटा को कि जो सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन जो है, सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पर एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया जो होता है उसको भी हम वेक्टर के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जा सकता है सिंपली ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सिंपली इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं हम ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए लिखा है हमने, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एरिया। कॉस थीटा जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इसी तरीके से आप डायमेंशन इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब जो मैं बता रहा था कि जो एरिया वेक्टर होता है, जो एरिया होता है उसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एन एरिया एलिमेंट should be treated as a vector. It has a magnitude and also a direction. The direction of a planar area vector is along its normal. यानी कि अगर हमारे पास में कोई प्लेन एरिया है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, उसको प्लेन एरिया को आप लिख सकते हैं जैसे ए बी सी डी, ये कोई प्लेन एरिया है और इस प्लेन एरिया के नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग ही हम इसका एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। ये कोई एक एरिया एलिमेंट है और इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है मैग्नीट्यूड में वो कितना है? डेल्टा एस। और इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? एन कैप। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो इस सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो किया जाता है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इन दैट केस इस एरिया एलिमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एस वेक्टर। ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा? एरिया एलिमेंट वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा एस। और इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है हमारे पास में? एन कैप। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा एस एन कैप फॉर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। अगर लार्जर सरफेस है तो इस केस में क्या होगा? जो उसमें हम क्या करेंगे? लार्जर सरफेस में छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेंगे और उन सबका एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस होगा तो उस केस में कैसे डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर को? तो वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट। जो हमारा क्लोज सरफेस होगा उस पर भी हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ले सकते हैं जिनको हम प्लेन एरिया एलिमेंट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं और उस प्लेन एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर डिफाइन किया जा सकता है, एरिया एलिमेंट वेक्टर डिफाइन किया जा सकता है। तो the vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. जो closed surface होती है उसमें एरिया एलिमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? क्लोज सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। तो ऐसे एरिया एलिमेंट आप यहाँ पर और भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई एरिया एलिमेंट वेक्टर लिया तो इस एरिया एलिमेंट वेक्टर के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ हो जाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इनवर्ड नहीं लेना है। एरिया वेक्टर के या जो प्लेन सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। लेकिन हमें कौन सा लेना है? आउटवर्ड डायरेक्शन लेना है फॉर क्लोज्ड सरफेस। अगर कोई ओपन सरफेस होता है तो उस केस में एक कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि भाई एरिया वेक्टर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लिया जाए। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो प्लेन सरफेस के दो डायरेक्शन होती है। जैसे इस स्लाइड में देखेंगे इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो उस केस में या तो हमें प्रॉब्लम में दिया जाता है कि भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल इतना है, या आप उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कौन से डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेना है। तो द एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल्टा एस एट ए पॉइंट ऑन ए क्लोज सरफेस इक्वल्स डेल्टा एस एन कैप, वेयर डेल्टा एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो ऐसे सरफेस पे एरिया वेक्टर इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब अगर हमें इस कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? तो इस कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट इस सरफेस पे हम बहुत सारे बना सकते हैं और उन सभी एरिया एलिमेंट से पास होने वाला क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि किसी एक एरिया एलिमेंट डेल्टा इस वेक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर किसी एक एलिमेंट के लिए। ऐसे यहाँ पर हम बहुत सारे एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो उन सब की वजह से क्या होगा? उन सब से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और देन उनका क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। सो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में? तो ये लिख देंगे हम टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा फाई ई, या इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और अगर ये एरिया एलिमेंट वेक्टर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम हमने लिया है, तो उस केस में
उस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, द जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस। तो उसमें जो समीशन वाला हमारा जो फॉर्मूला था, जैसे हमने लिखा था टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू समीशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो अगर डेल्टा एस टेंस टू 0 होता है उस केस में जो समीशन का सिंबल होता है उसको किससे रिप्लेस किया जाता है, इंटीग्रेशन से। सो इन दैट केस जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है वो पूरा कंप्लीट सरफेस के लिए किया है, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल फ्लक्स। ओके, तो ये तो किसी प्लेन सरफेस के लिए या ओपन सरफेस के लिए हो गया। ये जो डेफिनेशन है ये किसके लिए हो गया, ओपन सरफेस, जिस पर हम बहुत सारे एरिया एलिमेंट लेके इस तरीके से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस, where the net number means the number of lines leaving the surface minus the number of lines entering the surface। अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर भी होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर भी निकलेंगी, उसको लीव भी करेंगी। इन दैट केस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग दैट सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस। और मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू, यही इंटीग्रेशन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उस क्लोज सरफेस पे भी हम बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेके और उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, बट उस केस में जो इंटीग्रेशन है उसको यहाँ पर इस सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। और ये क्या शो करता है, फोर क्लोज्ड सरफेस। ये जो इंटीग्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, the total number of the net number means the number of lines leaving that surface minus the number of lines entering that surface। इस तरीके से हम यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स या जो फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस में एंटर हो रही है उनका फ्लक्स नेगेटिव आएगा। जो फील्ड लाइंस या जो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सरफेस से बाहर निकल रही है, लीव कर रही है, उनका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए उनको हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, जो एंटर हो रही है वो नेगेटिव, जो बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव, और उसका सम करके हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात हम यहाँ पर देखें कि जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल पर डिपेंड करता है, तो अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ये मैक्सिमम होता है अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये 0 हो जाएगा। कोई ऐसा सरफेस जिसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और एक और थर्ड केस और होता है जिसमें थीटा इक्वल्स टू अगर मान लीजिए 180 डिग्री है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा आपका माइनस ई ए, उसका नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस 180 जो है -1 हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब में ये क्यूब जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हमें इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। किससे पास होने वाला, इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो सरफेस है, पूरा सरफेस जो है इस क्यूब के, उन सभी सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के और उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल फ्लक्स आएगा। तो हम देखते हैं कि इस क्यूब में 6 फेसेज होती हैं, 6 फेसेज होती हैं। कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं, 2 ऊपर नीचे वाली होगी, 2 आगे पीछे वाली और 2 लेफ्ट राइट वाली। इस तरीके से इसमें 6 फेसेज होती हैं। तो अगर हम इन 6 फेसेज से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करके और उसको ऐड कर दें, एल्जेब्रिक सम कर दें उसका, तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि वाई अब ये आप देखें जिसमें इसमें 2 फेस हो जाएंगे, कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका
ये वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऊपर वाला और ये वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नीचे वाला फेस, इन दोनों फेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे, जैसे कि सरफेस 3 से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है 3 और 4 से, तो इनके जो एरिया वेक्टर होंगे वो सरफेस के नॉर्मल होंगे, यानी कि DA3 और DA4 दोनों कहाँ पर होंगे, वाई डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो एरिया वेक्टर है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री होते ही इनका फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। सिमिलर वे में अगर हम देखें तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है या जो फेस है उनके लिए भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए उनका फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद में हमारे पास में दो फेस बचते हैं जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, जिनको हमने 1 और 2 से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम देखें तो DA वेक्टर जो होगा, DA1 वेक्टर वो कहाँ पर होगा, -x में, और DA2 वेक्टर कहाँ पर होगा, +x में। तो DA1 वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना हो गया, 180। DA2 वेक्टर का एंगल, यहाँ पर ये DA2 का एंगल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये हो जाएगा 0 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बाकी सबका एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा इस ट्यूब से पास होने वाला, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले फेस के लिए, फेस 1 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस 180 क्या हो जाएगा, -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -E इंटू A1, प्लस दूसरा वाला फेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला फेस रहेगा, इसके लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं EA2। और बाकी जो 4 फ्लक्स हैं, 4 फेसेज थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि उनके लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है यहाँ पे, 0। क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस 1 से इसमें एंटर हो रही हैं, उतनी ही फील्ड लाइंस इस सरफेस 2 से क्या हो रही है, इससे बाहर निकल रही है, लीव कर रही है। इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्यूब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग दैट क्यूब, तो टोटल फ्लक्स बिकम्स 0। तो इस तरीके से हम क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट जब करें तो सभी सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें कंसिडर करना होता है। अब हम बात करते हैं आगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी तक हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो सब हम बात कर रहे थे उसमें हमने डिस्क्रीट चार्ज की बात की थी कि हमारे पास में चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, चार्जेस का कोई सिस्टम है। लेकिन कई बार चार्ज इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं, चार्ज बहुत ज़्यादा संख्या में इतने होते हैं कि उनको काउंट नहीं कर सकते, और वो इतने पास पास होते हैं कि उनको डिस्क्रीट चार्ज मानने के बजाय हमें उनको कैसा मानना होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानना होता है। अगर मान लो आपको कैसे बोल दे कि किसी सरफेस पे, मान लीजिए जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर हमने जो है 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हम इन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा, उस चार्जेस का नंबर कितना हो जाएगा, 10⁻19। अब इतने इलेक्ट्रॉन का अलग अलग इफेक्ट कैलकुलेट करना, या इतने सारे चार्जेस का अलग अलग इफेक्ट कैलकुलेट करके और फिर ऐड करना, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे केसेज में, जब बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, चार्ज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको डिस्क्रीट मानने के बजाय कैसा मानते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। तो सिमेट्रिकली हमने यहाँ पर 3 तरह का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया हुआ है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला है, इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा है कि मान लीजिए आपके पास में कोई वायर है और इस वायर पे कोई चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज हमने इस वायर पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसकी लेंथ के अलाउंग। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि ये वायर हो गया कोई, और इस वायर के अलाउंग हमने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस वायर का एक लाइन एलिमेंट हमने लिया है जिसका लाइन एलिमेंट का लेंथ कितना है, डेल्टा है, राइट। तो इस तरह के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। अगर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए आपने जो लेंथ एलिमेंट लिया है डेल्टा एल, इसमें जो चार्ज यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, मान लीजिए चार्ज है आपका डेल्टा क्यू। क्या बात हुई कि डेल्टा एल लेंथ में कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा,
वो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। इस तरीके से ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखें एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चार्ज है कूलाम और नीचे की तरफ लेंथ है मीटर, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर। इसी तरीके से हमारा दूसरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हमने किसी सरफेस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है लाइक दिस, तो उस केस में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं वो कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमिलर वे में जैसा हमने पहले बताया कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां पर एक क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी, वो कहलाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो सिंबल होता है उसको हम सिग्मा से यूज करते हैं। और ये क्या हो जाएगा कि मान लीजिए जो आपने सरफेस एलिमेंट लिया डेल्टा एस, इसमें अगर चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा क्यू, इन दैट केस सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलर वे में थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है किसी वॉल्यूम में हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में जो क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने वाली वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो, सिंबल होता है रो। और इसको लिखेंगे, मान लीजिए आपने कोई चार्ज वॉल्यूम एलिमेंट लिया डेल्टा वी और इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी है, डेल्टा क्यू, इन दैट केस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर आपने चार्ज को, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, अगर कोई स्फीयर लिया आपने आर रेडियस का, और इस स्फीयर के अंदर हमने कोई चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा जो स्फीयर है उसके पूरे वॉल्यूम में हमने कैपिटल क्यू चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। इन दैट केस यहाँ पर जो इसका सरफेस, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू, तो टोटल चार्ज हो गया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, स्फीयर का वॉल्यूम यानी कि क्यू अपॉन वी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू, और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।